नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज जिस सेशन को आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे कई मायनों में आप समझिएगा। हम इस बात को आज क्यों कर रहे हैं? असल में मैं आज कोई आपको युद्ध का अपडेट नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां एक और पिछले काफी लंबे समय से एक सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ही गुनहगार हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर इस तरह से हमला किया, ना जाने कितने लोगों को मार दिया, ना जाने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिए, सुप्रीम लीडर को मार दिया। ये सब चीजें आप और हमने लंबे समय तक सुनी और डिस्कस की। लेकिन अब आपको यह भी जानना होगा कि ईरान ने बिल्कुल बंधक बना करके दुनिया के देशों को कैसे रखा हुआ है। आज हम उस पहलू की बात करेंगे और आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शायद ईरान की जो हरकतें हैं वो पनिशमेंट लायक हैं, यानी कि उसे अब दंड मिलना भी चाहिए और दुनिया के देशों को चाहिए कि वो इस विषय पर यूएन की मदद लेते हुए आगे बढ़ें। और इस पूरे विषय को जब हम आप और हम डिस्कस करेंगे तो बहुत से पहलुओं को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। इस पूरी कहानी से पहले के जितने भी हमारे सेशंस रहे हैं उनमें हमने आपको खूब अच्छे से दोनों पक्षों को जगह दी है, लेकिन आज जो मेरा खास उद्देश्य है इस विषय को छूने का वो ये कि आप यहां से आगे के जो अपडेट्स हैं उसे उस नजरिए से देखें कि दुनिया के लिए क्या जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अपडेट कि ट्रंप ने हाल में अमेरिका के 3 डेस्ट्रॉयर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा दिया है। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कौन सी बड़ी खबर है। दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब और कुवैत ने अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अमेरिका को इजाजत दे दी है। फिर कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी खबर है। चलिए मैं दोनों ही बड़ी खबरों के मायने बताता हूं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया भर के देश अब ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की कहने गए हैं कि कहिए इससे कि यह रास्ता निकालने दे। वहां रूस और चाइना अड़ंगा अड़ा रहे हैं, इसको भी समझते हैं। अब तीनों बातों को एक साथ समराइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सऊदी की परमिशन देना, अमेरिका का डेस्ट्रॉयर जहाज निकाल के ले जाना किस तरह मायने रखता है उसको समझते हैं। साथियों, बीते कुछ दिनों में हमने डिप्लोमेटिक डेस्क नाम से एक इवेंट आयोजित किया। पिछले हफ्ते भी हुआ और इस हफ्ते भी हुआ। जब पिछले हफ्ते हमने डिप्लोमेटिक डेस्क रखा था तब एक जनरल, रिटायर्ड जनरल सेना के हमारे साथ थे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से उस सेशन में उठाई थी और वो ये था कि जहां आप एक तरफ ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा ये सारी हरकतें हो रही हैं, असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी जहाज पार ही नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी डेस्ट्रॉयर और जितने भी आप लोग सुनते हैं वॉरशिप कैरियर, जो एयर मतलब जो फाइटर जेट कैरियर्स हैं, एयर वॉरशिप्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके पर्शियन गल्फ में नहीं जा पा रहे और ना ही पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ओमान की तरफ आ पा रहे। मतलब ये रास्ता इधर से इधर नहीं जा पा रहे और जो अंदर फंसा हुआ है वो यहां से यहां नहीं आ पा रहे। भले ही अमेरिका ये बोल रहा हो कि मैंने ब्लॉकेड लगा दिया है, लेकिन सही मायने में उसके ब्लॉकेड का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि यहां से वो निकल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि यहां बैठा है ईरान IRGC के साथ छोटी मधुमक्खी जैसी फ्लाइट्स, वो बोट्स लेकर के, और वो गोला फेंकता है। ये हमने पिछला हफ्ता जब डिप्लोमेटिक डेस्क का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे एक पूर्व राजदूत थे और एक जनरल साहब थे, उन्होंने इस बात को रेज किया था। एक पॉइंट तो हमारे सेशन में वो रेज हुआ था। एक और पॉइंट हमारे सेशन में कल जब हमने डिप्लोमेटिक डेस्क आयोजित किया तब रेज हुआ, और वो पॉइंट था कि खाड़ी देश चुप क्यों हैं। हमने इस विषय को बहुत डिटेल में चर्चा किया था। अब आप समझकर देखिए, कल मैंने यहां पर भी एक जनरल साहब थे, रिटायर्ड जनरल साहब, और एक एम्बेसडर हमने साथ बुलाए थे और एक पैनल डिस्कशन हमने इसमें किया। इसमें यह पॉइंट हम लोगों ने डिकोड किया कि खाड़ी देशों के चुप होने का कारण क्या है। साथियों, इन दोनों ही पॉइंट्स का आज जवाब भी आ चुका है। पहला, खाड़ी देशों में GCC देशों के अंदर सऊदी ने और कुवैत ने परमिशन दे दी है कि ठीक है आप हमारे एयरबेसेस यूज कर लीजिए। और दूसरा, अमेरिकी जहाज यहां से पार हो गए हैं। मतलब जिस तरह के हम लोग यहां पर पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, उन पैनल डिस्कशंस के रिजल्ट्स भी अब आने लगे हैं। हम आपके सामने उन चर्चाओं को रख पा रहे हैं अपडेट्स के रूप में। एकदम ताजा अपडेट। ये खबर बड़ी क्यों है, अब इस तरफ हम बढ़ते हैं। सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं को जोड़ते चलिएगा। देखिए क्या हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि ये लोग एक बार सेटल हो जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। पाकिस्तान के द्वारा दोनों ही देशों को लेकर चला जा रहा है। सबका गुड बुक में चलने का प्रयास पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा है। अमेरिका भी इंतजार कर रहा है कि चलो अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, सब हो जाएगा। इस बीच में स्थिति 4 मई को ऐसी बनी कि पाकिस्तान की प्रयास को अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया कि तुमसे हो नहीं पा रहा।
एक काम करते हैं, मैं ही यहां से जहाज निकालता हूं। अब यहां पर एक बात समझने की है, देखिए अमेरिका इंतजार में थे कि भाई अब जाकर के ईरान वाले मानेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को जाने देंगे। बकायदा अमेरिका के विदेश मंत्री ने पब्लिकली यह अनाउंस किया कि हमने एपिक फ्यूरी खत्म कर दिया है, हमारा जो हमले का जो कार्यक्रम था ईरान पर वो हमने हॉल्ट पे डाल दिया है, हमारा सीज फायर अब कंटिन्यू चलेगा, हम हमला नहीं करेंगे। पब्लिकली अनाउंस करने का मतलब था ईरान को यह संदेश देना कि युद्ध रुक गया है भाई, तुम इसको अब छोड़ दो। ऐसे में अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस करता है। अब इन सारी तारीखों को मैच करिएगा। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो पॉज आप सुन रहे हैं ये कैसे शुरू हुआ, मैं आपको वो बताता हूं। 4 तारीख को अमेरिका अनाउंस करता है कि मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहा हूं। मतलब क्या था, जो खाड़ी के अंदर, जो फारस की खाड़ी वाली साइड यानी सऊदी वाली जो साइड है, उस तरफ जो फंसे हुए जहाज हैं, लगभग 500 से अधिक दुनिया भर के जहाज ऐसे हैं जो ऑयल से लोडेड हैं या खाली हैं, सामान लेकर गए थे, वो उस तरफ फंसे हुए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने जब दुनिया के देशों को देखा कि कुछ करना ही नहीं चाह रहे यार ये लोग, तो ट्रंप आए और उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया कि एक काम करता हूं, मैं यहां से जहाजों को निकलवाता हूं। तरीका यह रहेगा कि मेरा जहाज जो है ना, मेरा डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर क्या होता है, जैसे है ना आप टैंकर सुनते हैं जमीन पर चलते हुए कि टैंकर होता है जिसमें गोला लगा होता है और वो फेंक फेंक करके दुश्मन के उनको बंकरों को उड़ा रहा होता है, ऐसे पानी में चलने वाला टैंकर समझ लीजिए। थोड़ा बड़ा टैंकर है जो तरह तरह के खुद पर आने वाले हमले भी न्यूट्रलाइज कर देगा, रडार भी लगी है, छोटी गन लगी है, बड़ी गन लगी है, मतलब अपने आप में चलता फिरता एक जंगी जहाज। लेकिन इस पर कोई भी फ्लाइट आकर के नहीं रुकती, मतलब वॉरशिप आकर के डॉक नहीं होता। इसका काम है युद्ध करना, मतलब पूरी तरह से युद्ध करने का ही एक समझिए टैंकर टाइप का बड़ा जहाज है। ठीक है साहब, तो अमेरिका ने कहा कि मैं अपने डेस्ट्रॉयर्स को, विध्वंसक जहाजों को इस खाड़ी के अंदर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए लेकर चलूंगा, आप लोग अपने जहाज मेरे पीछे पीछे चला लेना। यह बात इन्होंने अनाउंस करी प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर। इधर की तरफ क्या चल रहा था, नेगोशिएशन राउंड चल रहा था। पिछले 44 घंटे से चर्चाएं चल रही थी, ट्रंप से रहा नहीं गया। ट्रंप की हमेशा हरकत रही है कि जब जब नेगोशिएशन चलते हैं, ट्रंप उस समय पर कुछ ऐसा करते हैं ताकि दूसरे देश पर प्रेशर क्रिएट हो। किस बात का प्रेशर क्रिएट हो कि या तो मान जाओ नहीं तो मैं करके दिखा दूंगा। यहां से कुछ वैसी हरकत इनके द्वारा की गई कि मैं यहां से जहाज निकाल के दिखाता हूं। इन्होंने औरों को कहा कि चलो भाई हमारे साथ चलो, सब देश डर गए। सब में डरने वाले कौन से थे, सऊदी अरब जैसे देश। इन्होंने कहा सर बातचीत चल रही है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत कर रहा है, आप अपने जहाज मत निकालने की जिद करो। ट्रंप ने कहा मैं तो करूंगा। इस बात पर सऊदी अरब और कुवैत ने अपनी तरफ से हाथ खड़े करते हुए कहा अगर करोगे तो हम अपना एयर स्पेस और अपना एयरबेस आपको यूज नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा ओके लो भाई, मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉल्ट पे डालता हूं, पॉज करता हूं। ये जो पॉज करने की खबर है ना, ये मात्र 36 घंटे में आ गई। 4 मई को अनाउंस हुई, 6 मई की सुबह सुबह तो ये खबर बाहर आ गई कि ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। इसको अमेरिका की कमजोरी माना गया, इसको अमेरिका की हार माना गया। ईरानियंस ने इसको सेलिब्रेट किया कि देखा ईरान के डर के मारे सब हट गए। वास्तविकता यह थी कि पाकिस्तान ने इनसे कहा कि आप सर रुकिए, मैं बातचीत के दौर में हूं, बातचीत फाइनल होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, आप युद्ध करने मत निकलिए। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप का एब्रप्ट यू टर्न होता है, 36 घंटे के अंदर हेडलाइन बनती है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उनने एक बार जो तय कर लिया कि मेरे को तो जहाज निकालना है, तुम अपना जहाज भेजो या मत भेजो। इस बीच में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जो जहाज साथ जाने थे उस पर अमेरिका ने कोई दिमाग नहीं लगाया, बोले ठीक है मत भेजो। इन्होंने ये कहा कि मैं अपने जहाज तो यहां से अभी भी भेजूंगा। मतलब समझना, मेरा डेस्ट्रॉयर तो निकलेगा लेकिन तुम्हारे जो जहाज अंदर फंसे हुए हैं, पर्शियन खाड़ी की तरफ जो जहाज फंसे हुए हैं, उनको मैं यहां से निकालने की गारंटी नहीं देता। फंसे रहो तुम लोग, फंसना चाहते हो तो मैं अपने जहाज निकालूंगा और निकाल के दिखाऊंगा। ये उनको सबक होगा ईरान वालों को कि जो तुम यहां पर ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेकर बैठे हो, असल में क्या है ना, आपको जो ये रास्ता एकदम पार साफ सुथरा दिखाई देता है, इसमें बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं, जैसे ये कसम करके जो जगह है, जैसे ये लरक करके जगह है, ये हॉर्मुज करके जगह है, ये बंदर अब्बास करके जगह है। ये वो बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जिन आइलैंड्स के अंदर आइलैंड्स पर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के नीचे इन्होंने टनल्स बना रखी हैं, वहां अपने जहाज छोटे छोटे छुपाकर रखते हैं, मिसाइलें लगा रखी हैं, और जब पानी से यहां से होते हुए जहाज यूं निकलकर जाते हैं, उन पर यहां से अज्ञात जगहों से हमले होते हैं। मतलब यहां से, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब कोई जहाज यहां से निकलेगा
तो लेकर कोई वो आयरन स्टील तो लेकर जा नहीं रहा, वो अपने साथ तेल लेकर जा रहा होता है। तेल में तो एक मतलब माचिस की तीली भी बवाल मचा सकती है। यहां से कहीं भी अज्ञात जगह से, मतलब आप समझकर देखिए, ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक जगह का ईरान वाले फायदा उठा रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा पूरा जोन इन्होंने अपने पास कैप्टिव के रूप में रख लिया है कि तुम यहां से निकल के दिखाओ, मैं तुम्हारा शीशा फोड़ूंगा। ये बिल्कुल वैसे है, दो पहाड़ियों पर दो लोग, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, नीचे से बहुत महंगी महंगी गाड़ियां जाना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि ऊपर से कोई पत्थर मार देगा, पत्थर मार देगा तो मेरा शीशा फूट जाएगा। आप गाड़ी रोककर उनको पकड़ने भागोगे, वो छुप जाएंगे, और छुप जाएंगे घने जंगलों में या किसी टनल में या केव में। तो आपको निकलने के लिए क्या करना होगा, आपको ऊपर से देखना होगा चलते चलते कि कोई पत्थर तो नहीं फेंक रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर फ्लाइट्स उड़ानी पड़ेंगी, फाइटर जेट्स उड़ाने पड़ेंगे, तब आपकी गाड़ियां निकलेंगी। फ्लाइट्स और फाइटर जेट आप कितनी बार उड़ाओगे जब यहां से पूरे टाइम व्हीकल चलाने। तो ईरान वालों ने अपनी इस जगह का इस्तेमाल पूरी दुनिया को अपना बंधक बनाने में कर लिया है। मतलब पहले ईरानियंस के प्रति एक सिंपैथी का भाव पैदा हो रहा था कि ईरानियंस ने बहुत लॉस झेल लिया, अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, अपने साथ इतना नुकसान उठा लिया। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो ईरान की हरकतें अब इस तरह की हो गई हैं कि अपने हित की पूर्ति के लिए उसने दुनिया को अपने पास बंधक बना लिया। फिल्मों में कई बार आपने ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें कई बार जो विलन होता है वो इनोसेंट लोगों को अपने पास बंधक बना के रख लेता है, और इनोसेंट को कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं इन इनोसेंट्स को मार दूंगा। तो किस तरह से आप उसे सही ठहरा सकते हैं जिसने पूरी दुनिया के 20% ट्रेड को कैप्टिव बना लिया है। मतलब कि ईरान की हालत यह है कि मैं इस रास्ते से तो गुजरने नहीं दूंगा, तुम मुझे मारना है तो मार दो। तो भाई हम तेरा समर्थन किस बात पर कर दें, या तुम्हारे प्रति अब सिंपैथी कैसी बची रह जाए दुनिया के अंदर। बोले साहब क्यों नहीं, उनका इतना नुकसान हुआ है, तो तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, पूरे टाइम डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल चिल्लाने वाले तुम ही थे, बाकी लोग भी तो थे भाई वहां पे जो अमेरिका की मदद लेकर के या साथ रहकर, दुनिया के साथ रहकर व्यापार करके इतना आगे निकल गए। तुम्हें ही झंडा बुलंद करना था कि नहीं साहब मैं पूरी तरह से अपनी प्रॉक्सी चलाऊंगा, मैं हूती बनाऊंगा, मैं अपने हजबुल्ला खड़ा करूंगा, सब तुम्हें करना था ना। इन सब ने तो नहीं किया, तुमने अपनी प्रॉक्सीज बनाई, कुछ फोर्सेस बनाई, बशीद आर्मी बनाई, सब तुमने बनाई, इनने सब थोड़ी बनाई। जब तुम्हारी हरकतें इस तरह की हैं तो ऐसे समय पर दिक्कत भी तुम्हें ही आ रही है। तुमने हरकतें करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिला। तुम न्यूक्लियर बम बनाने की बात करते हो, तुमसे ज्यादा अमीर देश सामने बैठे हैं, कोई नहीं बनाना चाहता, तो तुम्हारे न्यूक्लियर बम से डरे क्यों अमेरिका और इजराइल? कारण है जो तुम्हारे पास कंकर पत्थर जैसे शहीद ड्रोन हैं, तुम उनसे दुनिया के जहाजों को निकलने नहीं दे रहे। अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम हुआ तब तो तुम किसी भी देश के ऊपर बम की धमकी देकर के अपनी मर्जी का काम कराओगे। तो भाई जो उनकी थॉट प्रोसेस है ना अमेरिका वालों की, या फिर यूरोप के देशों की, या जीसीसी देशों की, शायद वो भी गलत नहीं है कि तुम्हारे पास जब मुट्ठी भर इतने चिंदी टाइप के वेपन्स हैं कि तुम उन वेपन से अमेरिका तक अपना एक जहाज नहीं फेंक पा रहे, तुम्हारा एक मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच पाया जो इतनी दूर से तुम्हें मारने चला आया, तुम्हारे इतने से दिक्कत में तुमने दुनिया के 20% ट्रेड को हिला के रख दिया क्योंकि तुम्हारी लोकेशन ऐसी है कि मैं कंकर फेंक के मार दूंगा। यह हालत ऐसी है जैसे बाब अल मंडल करके जो अपना स्ट्रेट है ना, जो स्वेज कैनाल की तरफ जाता है, वहां पर जिबूती, इथोपिया, ये जो छोटे छोटे से देश हैं, सोमालिया, इन देशों के अंदर समुद्री लुटेरे रहते हैं, और ये जो समुद्री लुटेरे हैं ये जहाजों को लूट लूट करके ले जाते हैं। दुनिया भर के देश उनको एक तरह से कभी गोली मार देते हैं वहीं पर चलते जहाजों पर से कि चलो हटाओ ये आ गए समुद्री लुटेरे, मारो यहां से। अब उन समुद्री लुटेरों को अगर ये पावर मिल जाए कि तुम सबको बंधक बना लो तो दुनिया के लिए टेंशन हो जाएगी। तो कुछ वैसी हरकत ये लोग कर रहे हैं। इस स्थिति को अगर आप समझ पाए हो तो ट्रंप ने क्या कहा कि देखो भाई बहुत दिन हो गए, आप मतलब ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब आप और हम इस बात के डिस्कशन में थे, जब डिप्लोमेटिक डेस्क पे हम कुछ सेना के जनरल और राजदूतों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात, बहुत कॉन्क्रीट बात यहां पर रेज करी कि बोले भाई ये जो जगह आप देख रहे हैं, ईरान वालों ने इतना स्ट्रेटेजिकली इस जगह को पकड़ा हुआ है कि अमेरिका के खुद के डेस्ट्रॉयर्स इस रास्ते को पार करके नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग यहां से गोला चला देंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत नेवी रखता है, उसे भी एक डर है कि यार कहीं से तो अज्ञात रूप से मिसाइल आ जाएगी, खामखा बेइज्जती हो जाएगी। तो ट्रंप के दिमाग में ना ये हवा खड़ा हो गया था कि यार मैं सुपर पावर बना हुआ हूं हवा में, मैं सुपर पावर हूं नेवी में, लेकिन एक रास्ता पार नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर मिसाइल आ जाएगी। अब आप समझिएगा इस बात का महत्व क्या है भाई साहब। महत्व यह है कि अमेरिका ने कल रात यानी कि आज अल सुबह 3 बजे दुनिया को यह अनाउंस किया कि मेरे 3 डेस्ट्रॉयर
इस रास्ते को पार करके निकल आए हैं। ये जो ट्रंप का जो मैसेज है ना, जो सुबह सुबह आया है आज सुबह 4:16 पे, इसके मायने समझिए। ये छोटे मोटी बात नहीं है अमेरिका के लिए भी, जो अमेरिका इस बात से चिंतित था कि यार कल को मेरे जहाजों पर हमला हो गया तो क्या होगा। बाकायदा अमेरिका के जहाजों पर हमला हुआ और अमेरिका सक्सेसफुली, जैसे आपको याद होगा बीच में उसके पायलट्स जब गिरे थे ईरान के अंदर और वो अपने पायलट्स को जिंदा निकाल करके ले आया था, बिल्कुल वैसा ही कारनामा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसने अपने जहाज निकाल के किया है। क्यों किया? ये दुनिया को बताने के लिए कि डरो मत, मैं अपने दम पर यहां से जहाज निकाल ले गया। दुनिया भर के देश ऊपर से बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, 60 से अधिक देश बैठकर के रोज मीटिंग कर रहे हैं कि साहब अपन को यहां से खुलवाना चाहिए। निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि यहां से ईरान वाले गोला फेंक देंगे। इन्होंने अकेलों ने यह हिम्मत पूरी दुनिया को दिखाई। 3 वर्ल्ड क्लास अमेरिकन डेस्ट्रॉयर जस्ट ट्रांजिटेड very successfully out of Strait of Hormuz under fire. There was no damage done to the 3 destroyers but great damage done to the Iranian attackers. अब इसका मतलब ये क्या हुआ? मतलब ये था कि ये जहाज यहां से निकल रहे थे और जब इन्हें निशाना बनाया जा रहा था तो ये क्रॉस फायर करते चल रहे थे। क्या ईरान ने इन्हें निशाना नहीं बनाया? पूरे टाइम गोलियां चली, पूरे टाइम वेपन उड़े, लेकिन इन डेस्ट्रॉयर्स ने यहीं से रहते रहते पूरे उस बॉर्डर पर अपनी तरफ से मिसाइलें और जो हथियार चलाने थे वो सारे चलाए और उनको उड़ाते चले गए। उनका ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, जहाज आ रहे हैं, ये सारे के सारों को नेस्तनाबूद करते हुए चले गए। इसी के चलते ईरान ने आज सुबह कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का वायलेशन कर दिया है। मतलब तुम वहां से जहाज निकल रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हो तो सही, यदि ये सीज फायर, तो ये कैसा सीज फायर है भाई कि जहाज निकलने नहीं दोगे तुम? तुम्हारे बाप का रास्ता है, तुम रोक करके खड़े हो गए कि नहीं साहब यहीं से हम रोकेंगे, किसी और को नहीं निकलने देंगे। तुम भाई पूरे दुनिया को अपना बंधक बना रहे हो। ये दुनिया डरी बैठी है अपने अपने नुकसान से। अक्सर बचपन में कहानी सुना करते थे, बचपन में किसान की कहानी सुना करते थे कि उसके 4 बच्चे थे, उसने सबसे कहा कि जाओ लकड़ियां लेकर आओ, लकड़ियां लेकर आओ, और फिर उसने ज्ञान दिया कि इन लकड़ियों को साथ रखो और तोड़ के दिखाओ। कोई नहीं तोड़ पाया, और जब कहा कि लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ो तो वो टूट गई थी और संगठन में शक्ति नाम की एक शक्ति दी गई थी। अमेरिका ने एक भूल करी थी इस बार, जब वो ईरान पर हमला करने गया किसी को साथ लेकर नहीं गया। उसने दुनिया के सामने संगठन की शक्ति कमजोर हो गई है इसे सिद्ध किया, और इसी की कमी को आज ईरान आराम से कैश कर रहा है कि अमेरिका अकेले गया था। अगर अमेरिका कंसेंसस बनाकर जाता, संगठन में जाता, तो शायद ईरान इस तरह से दुनिया के अंदर इस तरह का संकट, ऑयल का संकट, गैस का संकट ये पैदा नहीं करता। पूरा रास्ता खुलता और दुनिया में कानून बना रहता। ये तब होता है जब संस्थाओं का अतिक्रमण होता है। यूएन का अतिक्रमण अमेरिका ने किया, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उसे कि उसके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। अगर ये यूरोपियन देश नाटो फोर्सेस साथ आकर खड़ी होती तो ईरान की मजाल नहीं थी कि वो यहां से गुजरते जहाजों को रोकता। अब इसी कमजोरी का फायदा ईरान इतने दिन से उठा रहा था, लेकिन अमेरिका ने फाइनली फिर से अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करते हुए यहां से अपने जहाज निकाल दिए, और रात को इस तरह की बमबारी पूरे समय रिपोर्ट हुई। बहुत सारे सवाल इस विषय पर उठ सकते हैं, क्या यह सही है, एथिकल रूप से सही है, सीज फायर तोड़ना सही है? ईरान का तो इतना नुकसान हो गया, ये उसके बारे में कौन सोचेगा? भाई आपने और हमने क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था? ना तो युद्ध किया, ना अमेरिका को गाली दी, ना ईरान को गाली दी। हम क्यों भुगत रहे हैं? हमारे यहां महंगाई क्यों है? हमारा तेल संकट क्यों है? तुम लोगों के झगड़े हैं। तुम्हें पहले अमेरिका से झगड़ना था, अमेरिका को ईरान से झगड़ना था। पनिशमेंट आप और हम क्यों भुगत रहे हैं? हम ही नहीं, पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया के बाजार गिरे पड़े हैं, जीसीसी कंट्रीज के हालत खराब हो रखे हैं, भारत जैसे देश, चाइना जैसे, साउथ कोरिया, जापान, सब, लेकिन सबको केवल अपना हित। ये वो वाली बात है दुनिया में जो अक्सर कही जाती है कि जब आप ये सोचते हो कि दुनिया में संघर्ष हो रहा है, मेरे घर तक नहीं आया, मुझे क्या। यही सेम स्थिति जब जब दुनिया ने सोची है उसका नुकसान हुआ है। खैर, अमेरिका ने फिर एक बार अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करी और आज का दिन अमेरिका का दिन है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज गुजारे और गुजार कर बकायदा यह सिद्ध कर दिया कि ये लो, मैं अपने डेस्ट्रॉयर निकालने में कामयाब हुआ। पता है आपको इसका मतलब असर क्या हुआ? जो सऊदी और कुवैत डरे हुए थे अमेरिका की काबिलियत पर, क्योंकि 2 महीने से अमेरिका अपने डेस्ट्रॉयर नहीं निकाल पा रहा था वहां से, एक उसके अंदर डर बैठ गया था कि पता नहीं क्या होगा। वो खुद
आज सुबह होते होते साथ आ गए और कहने लगे कि सर आप हमारा अब एयरबेस यूज कर लीजिएगा, अब हमें विश्वास हो गया है। इसका मतलब अमेरिका अपने साथ कंफर्म कराने में कामयाब हो गया है। ईरान वालों ने जो मिसाइलें चलाई उसका अल्लाहू अकबर करके वीडियो डाला कि साहब हमने खूब मैसेजेस चलाए, देखो हमने ऐसी मिसाइलें चलाई हैं डेस्ट्रॉयर्स पर, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप इस बात को लेकर के पब्लिक के सामने आए कि मेरे 3 डेस्ट्रॉयर वहां से निकल कर आ गए हैं। ये छोटी बात नहीं है, अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि अब दुनिया के जहाजों को मैं निकाल पाऊंगा। केवल पहले कह रहा था, आज मैंने करके दिखा दिया। खैर, अब सवाल यह है कि इससे दुनिया निपटने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले यूएई ने, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ईरान के 2 तरीके थे, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जहाजों को निशाना बनाओ, और दूसरा जब यह कुछ ना हो तो यूएई जैसे देश पर हमला कर दो। यूएई ने पूरी रिपोर्ट बना करके तैयार की है, 2800 से ज्यादा हमले अब तक ड्रोन और मिसाइलों के यूएई के ऊपर हुए हैं। जिसने युद्ध में एक पत्थर नहीं फेंका, ईरान ने उसको निशाना बनाया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अमेरिका का मित्र था। साथियों, इसे इस तरह से आप बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकते कि साहब आपको मैं निशाना इसलिए बना रहा हूं, कल को वो इस बात के लिए निशाना, ये वैसी वाली बात हुई कल को पाकिस्तान भारत पर हमला इसलिए करे कि साहब मैंने आतंकी हमला इसलिए किया क्योंकि भारत दुबई के साथ था या फिर भारत अफगानिस्तान के साथ था। ये कोई लॉजिक तो नहीं हुआ। हर देश की अपनी स्वतंत्रता है। यूएई के ऊपर होने वाला हमला अगर ईरान ऐसे जस्टिफाई करता है तो ईरान ने इसका, यूएई ने बकायदा इसका रिकॉर्ड तैयार करना शुरू कर दिया है। और रिकॉर्ड तैयार इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में वो यूएन के सामने ईरान को कटघरे में खड़ा रखे केवल खुद से प्रतिबंध मांगेगा कि इसके ऊपर प्रतिबंध मेरे कारण लगाओ कि इसने मेरा नुकसान क्यों उठाया। खैर, इस बीच में ईरान वाले क्या कर रहे हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं। देखा ट्रंप जहाज निकालने की कोशिश कर रहे थे, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नहीं साहब, हम आपके फिलहाल इन मजाक पर और इन मीम्स पर बिल्कुल खुश नहीं हैं। ईरान वालों, आपने जो हरकतें की हैं दुनिया के लिए सही नहीं है। अल्टीमेटली आपने पूरी दुनिया को अपनी तरफ से चलाने का जो निर्णय लिया है, पिछले 2 महीने से आपके साथ जो घटनाएं घट रही थी, लोग सिंपैथाइज थे, लेकिन लगातार आपने तब से ये जो ब्लॉकेट खड़ा किया है इसका कोई पक्षधर नहीं है। अब क्या हो रहा है साहब, जीसीसी कंट्रीज यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल पहुंची हैं कि साहब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका समेत जितने भी, ब्रिटेन, फ्रांस जो भी हैं, ये सब तैयार हैं कि चलो खुलवाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चलते हैं। वहां दिक्कत क्या आ रही है, चाइना और रशिया आकर के पहुंच गए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वीटो करेंगे इस बात। क्यों? बोले पहले इस पत्र में यह लिखवाओ कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, इससे उसने रास्ता बंद किया। मतलब हम रास्ता बंद करने को जस्टिफाई करवाना चाहते हैं कि ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल ने किया, परिणाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होकर हुआ। तो भाई साहब, यहां पर अमेरिका के शत्रु चाइना और रूस भी गलत हैं। आप सोचकर देखिए कि खुद चाइना इसकी वजह से सफर कर रहा है, फिर भी वो अपने आप को, क्योंकि उसे अमेरिका को दिखाने का, नीचे दिखाने का वीटो पावर में जगह मिल रही है, इसलिए वो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में घेर रहा है। खैर, दुनिया इन सब चीजों को देख रही है, समझ की जरूरत है। जिस दिन लाइक माइंडेड लोग एक साथ आकर खड़े हुए, दुनिया संयुक्त रूप से होकर यूएन में विश्वास जताने लगी, अमेरिका खुद वापस से सैद्धांतिक रूप से वैसा ही बनने लगा जैसे वो पहले था, अगर वो ये सब करने लगा तो दुनिया में पूरी तरह से व्यापार सुगम होने लगेंगे। खैर, अब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में बात तो चल रही है, वीटो भी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि जो भी है, भारत मध्यस्थता क्यों नहीं कर देता। साथियों, ये जो अभी डिप्लोमेटिक डेस्क, कल जब हमारा डिस्कस हुआ था उस समय पर हमने ये मुद्दा भी उठाया था कि कैसे, हमने जब राजदूत आए थे हमारे साथ में, एक और एक जनरल साहब थे, तो हमने ये प्रश्न भी बनाया था कि भारत मध्यस्थता क्यों नहीं करता। और पैनल डिस्कशन में बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आया। पॉइंट निकल कर यह आया कि पाकिस्तान को तो अमेरिका ने अपनी कठपुतली बना लिया, लेकिन असल में भारत जो है ना, उसका स्टेक बहुत ऊपर है। भारत अमेरिका का भी और भारत जीसीसी कंट्रीज का भी मित्र है। साथ में एक और पॉइंट था, और वो ये था कि भारत कभी भी दुनिया के लड़ाई के मामलों में नहीं पड़ता, लेकिन इस बार एक सूचना है। सूचना ये है कि मार्को रूबियो इंडिया आ रहे हैं और अरागची भी इंडिया आ रहे हैं। मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत में आना यह क्वाड बैठक के नाम पर हो रहा है, और अरागची का भारत आना ब्रिक्स के नाम पर हो रहा है। ब्रिक्स और क्वाड के नाम पर दोनों विदेश मंत्री भारत में होंगे, और इनकी बातचीत अगर भारत इधर से उधर कर पाया तो शायद दुनिया के बीच में बातचीत शुरू की जाए, यह बात अपने आप में स्थापित हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को यह चर्चा पसंद आई होगी। जो मैंने फिलहाल जो आपके सामने एक एंगल दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी पैनल डिस्कशन हो सकता है आपको वो थोड़ा लंबा लगे, लेकिन उन्हें थोड़ा पेशेंस के साथ सुनने का प्रयास करिएगा। उनके तजुर्बे हैं जो उन्होंने फील्ड में महसूस किए हैं। एक अभी आने वाला डिस्कशन आपको मैं शेयर करूंगा, जिसमें एक जनरल साहब जब अफगानिस्तान
नौजवान थे तब उनके एक्सपीरियंस की आईआरजीसी कैसे बातचीत करती थी और उनका किस तरह का रवैया है, आप समझ पाएंगे। तो आपके व्यू पॉइंट्स के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें पसंद आएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सबको करने में जो भी मेहनत है उसके पीछे की असली ऊर्जा आपका प्यार है, आपका सब्सक्राइब करना है, आपका हमारे लिए एप्रिसिएशन है जो आप हमें देते हैं। तो कृपया करके आप हमें इस तरह की ताकत दीजिए और हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।